गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में आप लोग का हिंदी रीडर में देखिए सिलेबस चैप्टर नंबर 11 to 13 हम लोगों ने PA2 में कंप्लीट किया है। एनुअल में हम लोग का चैप्टर नंबर 14 to 17 आ रहा है। तो आज सभी बच्चे मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 14 और 15 कंप्लीट कराऊंगी। तो सब बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी रीडर की बुक ओपन करें। ये है आप लोग की हिंदी रीडर की बुक। इसकी विषय सूची पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये दी गई है आपकी विषय सूची। पार्ट 12 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। आज हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 14 to 17 एनुअल में। चैप्टर नंबर 14 और 15 आज हम लोग पार्ट 13 में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपना चैप्टर नंबर 14 ओपन करें। साहसी सतीश, चैप्टर नंबर 14 ओपन करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 14 आपका पेज नंबर 73 से चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ पर सभी बच्चे पहले डालिए एनुअल कोर्स स्टार्ट पार्ट 13। ओके तो ये मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही हूँ। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सभी बच्चे देखेंगे, पढ़ेंगे और आगे हम लोग फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सॉल्व करेंगे। देखिए आधी रात का समय था। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। गहरी नींद से जागे हुए लोग एक क्षण के लिए परेशान हो उठे। वे समझ न सके कि ये कोई सपना है या सचमुच कहीं गोलियां चल रही हैं। देखिए आधी रात का टाइम था, तब गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। तो लोग जो है बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। वो अपने नींद से उठ के परेशान होने लगे कि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई सपना है या सचमुच में गोलियां चल रही हैं। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में पता लग गया कि गोलियां डाकुओं ने चलाई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उनको क्या पता चल गया कि गोलियां जो चल रही थी वो डाकू चला रहे थे। डाकुओं की बात सोचते ही सबके मन भय से भर उठा और डाकुओं की सोचने के बाद ही सब लोग जो है डर गए। उनके दिलों में डर बैठ गया। अंधेरी रात खूंखार डाकू द्वारा गांव पर हमला, कितना भयानक स्थिति रही होगी। देखिए आधी रात में डाकू की गोलियां चल रही हैं गांव में और कितनी ये भयानक स्थिति होगी उनके लिए। ये घटना 18 फरवरी 1980 की है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निकट रामनगर गांव है। देखिए ये घटना कब की है? 18 फरवरी की है, 1980 की है, 1980 की है। कहाँ पर है? सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ निकट में एक गांव है रामनगर, वहाँ की है। इस गांव में एक बस्ती है। इस बस्ती में मामचंद के घर पर उस रात डाकुओं ने डाका डाला था। कहाँ, किसके घर पर डाला था? एक देखिए रामनगर गांव जो है वहाँ पर एक बस्ती है। उस बस्ती में मामचंद का घर है जिस पर डाकुओं ने डाका डाला था। डाकुओं ने अपनी आतंक जमाने के लिए आते ही गोलियां चलाई थी। सचमुच लोग भयभीत तो हो गए थे, पर इस तरह हार मान लेना भी ठीक नहीं था। और डाकुओं ने उनके घर आते ही गोलियां चलाई ताकि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। वहाँ के लोग जो है बहुत भयभीत हो गए थे, लेकिन ऐसे उन्हें हार मारना भी सही नहीं था। मामचंद के घर से लगा हुआ जो दूसरा घर है उसमें बैठा एक 13 वर्षीय हरिजन बालक भी जग चुका था। देखिए मामचंद जो था उसके घर के बिल्कुल बराबर में एक घर था जिसमें 13 वर्ष का एक लड़का रहता था। वो हरिजन लड़का था वो जो है उठकर बैठ गया था। वो भी उसके घर के सभी लोग घबराए हुए और परेशान थे। कहीं डाकू उनके घर पर भी आ गए तो। किंतु वह बालक सतीश कुमार जैसा मन ही मन कोई योजना बना रहा था। और उस लड़के के घर के लोग भी परेशान थे कि उनके घर में भी आ गए तो क्या होगा। लेकिन वो जो लड़का था वो अपने मन ही मन में कोई योजना बना रहा था। आखिर वह घर से बाहर निकला। उसने डाकुओं की गोली की कोई परवाह ना की। वो तो चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस न जाने पाए। आखिर में क्या हुआ कि वो अपने घर से बाहर निकला। उसने डाकुओं की गोली की कोई परवाह नहीं की। अब वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस न जाना पाए। सतीश अंधेरे में छिपता हुआ कई घरों में गया और लोगों को डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगा। और क्या हुआ? वो लड़का जो था 13 वर्ष का, वो जो है
छिपता हुआ बहुत से लोगों के घर में गया और डाकुओं का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार करने लगा। समय कम था, डाकुओं की संख्या ज़्यादा थी। फिर निहत्थे ग्रामवासी डाकुओं से भला कैसे टक्कर ले सकते थे, किंतु सतीश का साहस देखकर वह उसके साथ देने के लिए तैयार हो गए और वहाँ के लोग जो थे वो सतीश का साहस देखकर वहाँ डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। धीरे धीरे ग्रामवासियों ने मामचंद का घर घेर लिया। डाकू मामचंद के घर से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। कठिनाइयां ये थी कि ग्रामवासियों के पास रोशनी का साधन न था। वे ये नहीं देख पा रहे थे कि डाकू कितने हैं और किस जगह से छिपकर गोली चला रहे हैं। दूसरी ओर डाकुओं के पास टार्च थी। वे उसकी रोशनी बाहर फेंककर गोलियां बरसा रहे थे। गांव के लोगों ने मोर्चा तो बना लिया था, किंतु अभी आक्रमण का अवसर नहीं मिल रहा था। देखिए क्या हुआ, गांव के लोगों ने जो है मामचंद के घर को घेर लिया था, लेकिन उन्हें परेशानी क्या हो रही थी कि उनके पास कोई रोशनी की जगह नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी जिससे वो ये देख पाएँ कि कितने डाकू हैं, कहाँ छुपकर वो गोलियां चला रहे हैं। और लेकिन डाकुओं के पास जो थी वो टॉर्च थी और वो टॉर्च की रोशनी के जरिए डाकू जो है बाहर को गोलियां चला रहे थे। इधर साहसी सतीश दबे पांव मामचंद के घर की दीवार पर चढ़ गया और जो बच्चा था वो सतीश, जो लड़का था 13 वर्ष का, वो मामचंद की दीवार पर चढ़ गया था। वहाँ से वह उस घर के छज्जे पर जा पहुँचा। उसने अंधेरे में हो रही हरकत को देखकर वहाँ डाकुओं के होने का अंदाज़ा लगा लिया। फिर उसने एक ईंट उठाकर ठीक निशाने पर मारी। ईंट डाकू को तो नहीं लगी, लेकिन एक बंदूक पर लगी और उस बंदूक के 2 टुकड़े हो गए। क्या हुआ कि वो बच्चा जब 13 वर्ष का उसके घर के छज्जे पे पहुंचा तो उसने जो है एक निशाना मारा, ईंट मारी वो, लेकिन डाकू के तो नहीं लगी, वो सही निशाने पे लगी, बंदूक पे जाकर लगी और बंदूक के जो है 2 टुकड़े हो गए। अब तो डाकू दल जैसे बौखला उठे। उन्होंने अंधुआ गोलियां बरसाईं। गांव के लोग परेशान थे कि क्या करें। वे किसी तरह गोलियों की मार से सावधान होकर मोर्चा लगाए हुए थे और डाकू जो थे वो जैसे बौखला गया था उसकी बंदूक टूटने पर, और वो जो है और भी ज़्यादा अनाधुन वो चलाने लगे गोलियां और गांव के लोग इससे परेशान हो गए। वो उनके बंदूकों से बचकर अपना मोर्चा लगाए हुए थे सावधान होकर। बालक सतीश ने अब एक उपाय सोचा। उसने डाकुओं की टॉर्च की रोशनी को देखकर अनुमान लगाया कि वह कहाँ पर है। बस वह चुपचाप नीचे आया, घास का एक बड़ा सा गट्ठर लाया, उसे लेकर एक टूटी दीवार के सहारे चढ़ा। अब उसने घास के गट्ठर में आग लगा दी और उसे फुर्ती से उधर फेंक दिया जहाँ डाकू जमा थे। देखिए उसने टार्च की रोशनी से जो है अंदाज़ा लगाया कि डाकू कहाँ हैं, और उसने जो है घास का गट्ठर लाने के बाद दीवार पे चढ़ा, उसे फेंक दिया, उसमें आग लगा करके डाकुओं की तरफ फेंक दिया, जिससे वो पता चला कि डाकू कहाँ जमा है। आग लगने से जो उजाला हुआ उसमें गांव वालों ने डाकुओं को अच्छी तरह देख लिया, लेकिन दूसरे ही क्षण डाकुओं ने बालक सतीश को निशाना बनाया। क्या हुआ, जब वहाँ आग लगी, आग लगने से जो रोशनी हुई तो गांव वालों ने जो है अच्छी तरीके से डाकुओं को देख लिया कि डाकू कहाँ है। लेकिन डाकू ने क्या करा, वो जो बच्चा था सतीश, उसको अपना निशाना बना लिया। सतीश की आँख के पास एक गोली लगी, वह घायल हो गया, पर उसने साहस न छोड़ा। डाकुओं पर ईंट और पत्थरों का वर्ष की डाकुओं का सरदार घटनास्थल पर ही मर गया। कुछ डाकू भाग गए और कुछ घायल हुए। क्या हुआ, उस बच्चे के जो है आँख के पास गोली लगी, वो उससे घायल हो गया, लेकिन उसने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी और जो डाकुओं का सरदार था वो तो वहीं पर घायल हो गया। कुछ डाकू वहाँ से भाग गए और कुछ घायल होकर मर गए, वो वहीं पर घायल हो गए। इस मुठभेड़ में सतीश कुमार ने अपनी आंख ज़रूर खो दी, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर जो बहादुरी दिखाई उसके लिए सारा गांव उसकी प्रशंसा करता है। देखिए उसने उसमें जो है अपनी आंख तो खो दी, लेकिन जो उसने ये बहादुरी दिखाई तो उसके लिए उसका सारा गांव जो है उसकी प्रशंसा करता है। बालक सतीश ने इस साहसिक कार्य के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने उसे संजय चोपड़ा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए उसको जो है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, संजय चोपड़ा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से। बहादुर बच्चों को ऐसा सम्मान मिलना भी चाहिए और बहादुर बच्चों को ऐसा सम्मान भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। ये आप लोग के वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में से ही याद करने हैं, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग लर्न
ताकि आप लोग को याद रहेगा, याद करने हैं आप लोग को। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स आप लोग मार्क कर लीजिए, बुक में मैं मार्क करा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में कर रहे हैं, तो ये कॉपी वर्क है आप लोग का। बुक में मैं आप लोग को निशान लगवा देती हूँ और आप लोग को कॉपी में करने हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या है। बालक सतीश को उसके साहसिक कार्य के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 75। आप लोग जब क्वेश्चन आंसर लिखना कॉपी में स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा, पहले डालिएगा एनुअल कोर्स स्टार्ट, उसके बाद पार्ट 13, फिर चैप्टर नंबर पार्ट 14 और चैप्टर का नाम जो है आप लोग का वो डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर क्वेश्चन लिखेंगे 1 का। ठीक है, तो का क्वेश्चन आप लोग का क्या है? बालक सतीश को उसके साहसिक कार्य के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पेज नंबर आप लोग को 75 पर मिलेगा। तो पेज नंबर 75 ओपन करिए। ये है आप लोग का पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पर देखिए लास्ट लाइन आप लोग को मैंने अभी बताया था, ये है संजय चोपड़ा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये है आंसर 1। ध्यान से देख लिए क्या है, संजय चोपड़ा राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह आप लोग का क्या है? आंसर 1 है। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद उत्तर डाल के ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग का हो गया आंसर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है आपको, ये घटना कब और कहाँ घटित हुई? तो पेज नंबर 73 पर आपको खा का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 73 ओपन करते हैं। ये है पेज नंबर आप लोग का 73। इसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए, ये लिखा है, ये घटना 18 फरवरी 1980 की सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निकट रामनगर गांव है। आंसर 2 लिखिए इसमें। ठीक है, आंसर 2 देख ली। ये घटना 18 फरवरी 1980 की है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के गांव रामनगर निकट रामनगर गांव है वहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। सतीश क्या चाहता था? पेज नंबर 74 पर गा क्वेश्चन है आप लोग का, सतीश क्या चाहता था? पेज नंबर 74 पर है। तो पेज नंबर 74 ओपन करिए। ये है आप लोग का पेज नंबर 74। इसमें देखिए पेज नंबर 74 पर आप लोग फर्स्ट लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन जो दी गई है ये, इसमें यहाँ से लिखना है आप लोग को, वह तो चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस ना जा पाएँ। ये है आंसर नंबर 3, मतलब आंसर गा है आप लोग का। ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये लिखना है, वह तो चाहता था कि डाकू अब यहाँ से वापस ना जा पाएँ। ये है आंसर नंबर आप लोग का 3। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सतीश कौन था? तो लिखना है आप लोग को, सतीश हरिजन बालक था। आंसर में क्या लिखना है? सतीश कौन था की जगह क्या लिखना है? हरिजन बालक था। आंसर में लिखना है आप लोग को, सतीश हरिजन बालक था। ध्यान से देख लीजिए आप लोग कैसे लिखना है। आप लोग को मैंने पेज नंबर शो कर दिए हैं, निशान लगवा दिए हैं। अपनी अपनी कॉपी में आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप लोग का बुक वर्क है, तो यहाँ पर बुक वर्क डाल देती हूँ मैं। ये बुक में ही रहेगा, कॉपी में नहीं करना है। का क्वेश्चन क्या है? अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। फर्स्ट में आएगा आप लोग को गोलियों। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। खा है आप लोग का डाकुओं का सरदार घटना स्थल पर ही मर गया। सेकंड में आएगा घटना स्थल। अब गा देखिए, गा है डाकुओं ने अपना आतंक
जमाने के लिए आते ही गोलियां चलाई थी। आतंक। गा में आ जाएगा आतंक। ध्यान से लिखते रहिए सब लोग अपनी अपनी बुक में। घा है सतीश की आंख के पास एक गोली लगी। आंख। घा में आएगा आंख। अब आ जाइए ड़ा पर। सतीश ने घास के गट्ठर में आग लगा दी। ड़ा के फर्स्ट में आएगा गट्ठर और सेकंड में आएगा आग। ध्यान से देख लीजिए और बुक में उतार लीजिए सब लोग। अपनी अपनी पेंसिल से लिखना है सभी बच्चों को बुक में। गट्ठर और आग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो राइट रॉन्ग करना है। देखिए का है, खूंखार जानवरों द्वारा गांव में आतंक फैल गया। नहीं, डाकुओं द्वारा फैला था, तो रॉन्ग आएगा आप लोग का। फर्स्ट में रॉन्ग है, क्रॉस लगा दीजिए। सेकंड खा है, इस मुठभेड़ में सतीश कुमार ने अपनी एक आंख खोल दी। रॉन्ग, खो दी थी आंख उसकी, खराब हो गई थी। सेकंड में रॉन्ग लगाइए। गा है, डाकुओं की संख्या कम थी, कम नहीं थी, ज़्यादा थी, तो इसमें भी थर्ड में भी रॉन्ग आएगा आप लोग का। क्रॉस लगा दीजिए। घा है, डाकू रामदीन के घर से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। राइट आएगा इसमें, राइट लगा दीजिए। क्रॉस लगा दीजिए। रामदीन के घर से, मामचंद के घर से, रॉन्ग लगा दीजिए इसमें। तो यह आप लोग का चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को बुक में करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग आप लोग को बुक क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग आपको बुक में ही करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को मार्क करा दिए हैं, पेज नंबर भी लिखवा दिया है, तो वहाँ से देखकर आप लोग अपना आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 15 पर। ये है चैप्टर नंबर 15, समय का सदुपयोग। यहाँ पर भी डाल लीजिए आप लोग पार्ट। कौन सा पार्ट चल रहा है हम लोग का? पार्ट है 13। पार्ट 13 में ही हम लोग चैप्टर नंबर 15 भी कवर करेंगे। तो देखिए क्या है, बच्चों जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। किसी कवि ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अंतकाल पछताएगा फिर करेगा कब। देखिए किसी कवि ने क्या कहा है, जो काम आपको कल करना है वो आज करिए, जो आज करना है वो अभी करिए, वरना आप फिर पछताएंगे और करेंगे कब। अर्थात हमें आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ता है। एक एक पल कीमत होता है, एक पल नष्ट करने का अर्थ है जीवन के एक अंश को नष्ट करना। देखिए हमें अपना आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम हमें आज करना है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल करेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा, और एक एक पल जो है हमारे लिए बहुत कीमती होता है। एक पल को नष्ट करने का अर्थ क्या है? एक पल को अगर हम अपना नष्ट करते हैं तो क्या अर्थ होता है उसका? जीवन का एक अंश को नष्ट करना। ठीक है, संसार के सभी महापुरुषों ने समय का महत्व को पहचाना था, इसलिए उन्होंने समय की गति को पहचान कर अपना संपूर्ण कार्य समय पर ही पूरे किए। देखिए जो संसार के, जो दुनिया के महापुरुष हैं, उन्होंने जो है समय को पहचाना, उन्होंने अपने सारे काम समय पर किए। समय की पहचान करके अपने सारे काम जो है अपने समय पर ही ख़त्म किए। समय संसार की अमूल्य धरोहर है, जो पल पल छींचती जाती है और प्रत्येक पल नए रूप में समान आती रहती है। ये अमूल्य धरोहर सदैव नए नए परिवर्ष में समान आती है। जो इसके स्वरूप को नहीं समझ पाते वह ही इसके महत्व को भी नहीं समझ पाते। समय समुद्र की उन लहरों की तरह है जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वे आती है और चली जाती है। देखिए समय किसकी
तरह है, समय उसकी तरह है जो समुद्र की लहरों की तरह है, जो किसी का इंतज़ार नहीं करती, आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमें समय का जो है टाइम का बहुत महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। हमें अपने काम जो है टाइम टू टाइम करने चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं और टाइम निकल जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जो समय बीत जाता है उसे संसार की संपदा देकर ही लौटाया नहीं जा सकता। समय निरंतर गतिमान रहता है, उसे किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता। हमारे जीवन में जो हमसे कभी बिछड़ जाते हैं उनके मिलने का निकट भविष्य में कामना तो की जा सकती है, पर जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। देखिए, जो समय हमारा बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, जो समय हमारा, अगर अच्छा समय हमारा चल रहा है तो हमेशा नहीं चलता रहेगा, और जो बुरा चल रहा है वो कभी हमारा हमेशा नहीं चलता रहता। और जो लोग हमसे उस समय में बिछड़ जाते हैं उनकी हम लौट कर आने की कामना तो कर सकते हैं, लेकिन उनको उस समय पे हम वापस नहीं ला सकते। समय वह पूंजी है जिसकी उचित उपयोग करने से मनुष्य देवता बन जाता है। समय क्या है? समय वो पूंजी है जो अगर सही समय पर अपना काम पूरा करे तो उससे वो देवता बन जाता है। जो लोग समय का सार्थक उपयोग करते हैं जीवन में सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग करके हम बल, बुद्धि, विद्या और धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु धन, बल, बुद्धि और विद्या द्वारा समय को अपना वश में नहीं कर सकते। देखिए, समय पर जो लोग काम करते हैं उन्हें ही सफलता मिल सकती है, और जो है हम अपने समय के साथ बल, बुद्धि, विद्या को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय को अपने वश में नहीं कर सकते। समय का मूल्य तब समझ में आता है जब समय का सदुपयोग न करने के कारण हम अपने जीवन को असफलता बना लेते हैं। देखिए, समय को वेस्ट करने का हमें कब समझ में आता है? जब पूरा टाइम निकल जाता है और हमारा जीवन जो है असफल ही रहता है, तब हम उस टाइम का महत्व को समझते हैं। जैसे समय से न पहुंचने के कारण परीक्षा में वंचित रह जाना पड़ जाए तो गाड़ी छूट जाए। ठीक है, जैसे हम लोग अगर टाइम से अपने एग्ज़ाम में ना पहुँचे तो हमारा टाइम भी कम रह जाता है एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम भी छूट जाता है। और जैसे अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो हमारी गाड़ी भी छूट जाती है। वस्तु जीवन में सफलता पाने का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। समय का सदुपयोग का सबसे अच्छा साधन पुस्तकों का अध्ययन करने और अपना रोज़मर्रा का कार्य समय पर करना है। अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य को उसकी महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें और उसे निश्चित समय पर ही पूरा करें। एक क्षण भी व्यर्थ की बातों में ना गंवाएं। देखिए, अपना जीवन में हमें अगर सफलता पानी है तो हमें क्या करना है कि हमारा काम है, डेली का जो हमारा काम है वो हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। फालतू की बातों में हमें अपना टाइम बिता करके अपने काम को पेंडिंग में नहीं डालना चाहिए, वरना हमारा वक्त भी निकल जाएगा और हमारा काम भी रह जाएगा और हमारी ज़िंदगी में हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास समय का उपयोग करने के लिए कुछ कार्य नहीं होता तो हमारा खाली दिमाग में तरह तरह के खुराफाताओं का जन्म होता है, और ये खुराफाताएँ हमारे दिमाग को ऐसे कार्यों को करने की ओर लगाती हैं जिनसे जीवन नरक बन जाता है। इससे हमें निकम्मा होने का खिताब मिल जाता है। देखिए, खाली दिमाग जो होता है वो इंसान का, वो किसी ने क्या कहा है कि वो खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता करने के लिए तो हमारे दिमाग में जो है बहुत फालतू की बातें आती रहती है, और उनको करने के लिए हमारा दिमाग हमें उत्साहता है कि हम वो काम करें, और उस काम को अगर हम करने लगते हैं तो हमारा जीवन जो है एक नरक बन जाता है, ख़राब हो जाता है हमारे जीवन, और लोग हमें उसके लिए निकम्मा कहने लगते हैं और निकम्मे का खिताब दे देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आराम का समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देता। अच्छी ज्ञानवार्थिक वस्तुओं पढ़ने में वे अपने आराम करने का समय को लगाता है और सद्विचारों का समाज का भला करता है, जबकि मूर्ख लोग अपने अधिकांश समय बुरे व्यसनों से सोने में और आलस्य में बिता देते हैं, या फिर पारस्परिक लड़ाई झगड़ों में उनका समय व्यतीत होता है। समाज में ऐसे लोग है दृष्टि से देखे जाते हैं। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपना आराम करने का भी समय क्या करते हैं, उसमें भी अपनी किताबें पढ़ के अच्छे ज्ञान लेते हैं, और जो लोग मतलब अपना काम नहीं करते वो लोग अपने जो है किस चीज़ में, अपने आलसी में और सोने में बिताते हैं अपना वक्त,
और लड़ाई झगड़े में बताते हैं, ऐसे लोगों को जो है समाज के अंदर कैसे देखा जाता है दृष्टि से देखा जाता है। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करके अध्ययन में अपने समय बिताता है, वह परीक्षा में प्रथम प्रेरणा प्राप्त करता है और सभी के प्रिय बनता है, जबकि समय का सही प्रयोग न करने वाला छात्र परीक्षा में तो असफल होता है, वह जीवन में भी कभी धनवाज भी नहीं बन पाते, वह समाज में अपना नाम नहीं कमा पाते और दरिद्र बनकर ही रह जाते हैं। देखिए क्या होता है, जो विद्यार्थी अपना समय पर काम करते हैं वो अपनी परीक्षा में तो सफल होते ही, दुनिया के लिए भी अच्छे होते हैं। और जो विद्यार्थी, जो बच्चे हो अपना काम समय पर नहीं करते, वो अपनी परीक्षा में भी असफल होते हैं और जीवन में भी कभी धनबाज भी नहीं बन पाते हैं। उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आलसी मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु है, इससे सदैव बचना चाहिए। आलसी मनुष्य समय का दुरुपयोग करता है और जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति ना तो देश और समाज का कल्याण कर पाते हैं ना अपना। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि समय का सदुपयोग से ही जीवन में व्यवस्था आती है और समाज में यश प्राप्त होता है। और जो लोग आलसी होते हैं, अपना समय का महत्व नहीं समझते हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। वो लोग ना तो अपनी दुनिया में कुछ कर पाते हैं ना अपने जीवन में सफलता पाते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि समय को हमें अपना समय को हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको सही टाइम पर, अपने सही टाइम पर सारे कामों को मतलब पूरा कर लेना चाहिए, जिससे हमें जो है समाज में भी इज़्ज़त मिलती है और हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे जीवन में भी हमें सफलता मिलती है। तो ये आप लोग का समय के ऊपर चैप्टर था। ये आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप लोग जो अपना टाइम निकाल देंगे, वो आपका टाइम कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। उससे क्या होगा, सिर्फ आपको पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, उसको अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में यूज़ करिए, ताकि आप लोग को आपके समाज में भी मतलब रेस्पेक्ट मिले और आपके जीवन में भी आपको सफलता मिले। तो ये आप लोग का समय के ऊपर चैप्टर था, या ध्यान से एक बार और रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग की। ये आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं, तो वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में ही याद करने, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग लर्न, ठीक है। तो बुक में से ही सभी बच्चे याद कर लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को मार्क करा देती हूँ बुक में, तो बुक से आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। ये कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ लिख लीजिए कॉपी वर्क, याद रहेगा आप लोग को कॉपी में करने हैं। हमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आप लोग को कैसे स्टार्ट करना होगा, जैसे आप पार्ट 13 डालेंगे, आप लोग चैप्टर पार्ट कौन सा है, 15 है, और चैप्टर का नाम क्या है, समय का सदुपयोग है चैप्टर का नाम, तो वो डालेंगे। उसके बाद आप लोग 1 डाल के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर डालिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, जीवन में समय का क्या मूल्य है, ठीक है। तो ये आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 78 पर। तो पेज नंबर 78 ओपन करिए। पेज नंबर 78 आप लोग का ये दिया गया है, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें फर्स्ट लाइन सबसे ऊपर दिया गया है, ये देखिए, जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। ये है आंसर नंबर 1। सब लोग मार्क कर लिए, जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो पूरा आपका आंसर है। क्या है, जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, खाली दिमाग क्या होता है, या आप लोग पेज नंबर 79 पर देख लेंगे। तो पेज नंबर 79 ओपन करिए, सब लोग आगे डाल लीजिए क्वेश्चन के पेज नंबर 79, ताकि याद रहेगा आप लोग को। पेज नंबर 79 देखिए, ये है आप लोग का पेज नंबर 79। इसमें ये लास्ट पैराग्राफ देखा है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये है आप लोग का आंसर नंबर 2। जितना मैंने अंडरलाइन किया है इतना है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये आंसर कौन सा है आपका, आंसर 2 मीन्स खा है। अब देखिए गा क्वेश्चन, समय का सदुपयोग आदमी को क्या बनाता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन में से ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, समय का सदुपयोग आदमी को क्या की जगह देवता लिखना है। क्या लिखना है, देवता बनाता है। आंसर में क्या की जगह हमें क्या लिखना है, देवता बनाता है। समय का सदुपयोग आदमी को देवता बनाता है। ये क्वेश्चन में से ही पूरा आंसर लिखना है। क्वेश्चन में आंसर देखिए क्या लिखना है, समय का सदुपयोग आदमी को देवता बनाता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समय संसार का क्या है, ये पेज नंबर 78 पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 78 ओपन करिए। ये है समय संसार का अमूल्य धरोहर है, ये लिखा आप लोग का आंसर 4। समय संसार का अमूल्य धरोहर है, आंसर 4 है ये आप लोग का। ठीक है, 78 पेज पर दिया है, ये है 78 पेज। इस पर देख लीजिए, सेकंड पैराग्राफ है, समय संसार की अमूल्य धरोहर है। ये आंसर आप लोग का हो गया 4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन 5 ये है आप लोग का, क्या है, समय का सदुपयोग न करने वाले का क्या होता है। ये है पेज नंबर 80 पर आपको मिलेगा। किस पे मिलेगा, पेज नंबर 80 पर मिलेगा। तो पेज नंबर 80 ओपन करिए। ये है पेज नंबर आप लोग का 80। तो पेज नंबर 80 पर देखिए, लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ की लाइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। फोर्थ लाइन में दिया गया है, उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये है आंसर नंबर 5। क्या है, आंसर 5 है। ये कितना अंडरलाइन किया है मैंने, उतना आंसर 5 है। उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये आप लोग के हो गए क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। अब आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स पर। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को दी गई हैं, ये आप लोग की बुक में ही रहेंगी। तो यहाँ लिख लीजिए बुक वर्क। ठीक है, अब क्या है, समय का उचित उपयोग मनुष्य को देवता बनाता है। उचित उपयोग का में आएगा, उचित उपयोग। ध्यान से देखकर लिखिए, उचित उपयोग। खा है आपका, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खा में आएगा शैतान। गा है, संसार के सभी महापुरुषों ने समय के महत्व को पहचाना था। गा के फर्स्ट में आएगा महापुरुषों और सेकंड में आएगा समय। घा है आपका, आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी, घा में आएगा आलसी। ड़ा है आप लोग का, समय संसार की अमूल्य धरोहर है। ड़ा के फर्स्ट में आएगा समय और सेकंड में आएगा अमूल्य धरोहर। ध्यान से देखकर अपनी अपनी बुक में सभी बच्चे लिख लें इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो का है आपका, समय का सदुपयोग कर्मठ व्यक्ति करते हैं। राइट। खा है, आलसी लोगों को समाज है दृष्टि से देखता है। राइट। खा में भी राइट लगाइए और का में भी राइट लगाइए, दोनों का खा में दोनों में राइट लगेगा। गा देखिए, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रॉन्ग। गा में रॉन्ग लगाइए। घा देखिए, समय का सही प्रयोग न करने वाले सफल होते हैं। रॉन्ग। जो सही समय पर अपना काम करते हैं वो सफल होते हैं और जो नहीं करते वो असफल होते हैं। तो घा में भी रॉन्ग आएगा आप लोग का। ड़ा है, आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है, पाठ में दिए दोहे का अर्थ स्पष्ट किए। जो पाठ में दोहा दिया गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसका हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये भी आप लोग बुक में ही रहने दीजिएगा, ये भी आप लोग का बुक वर्क है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं, बाकी बुक में ही रहेगा सब कुछ। तो अर्थ इसका बुक में ही लिख लिए, समय किसी के, ध्यान से लिखिए, समय किसी के वश में नहीं होता, तथा वह अनिश्चित होता है। अंत
यथासंभव कल करने वाले काम को आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए। ध्यान से देखिए वीडियो में और लिखिए सब लोग अपनी बुक में। समय किसी के वश में नहीं होता तथा वह अनिश्चित होता है। अंत यथासंभव कल करने वाले काम को आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए। अब आ जाइए फिफ्थ पर। फिफ्थ है आपका, नीचे दिए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने हैं। ठीक है, अर्थ लिखने हैं। तो का है आपका सत्कार का हो गया मान, का में लिख लीजिए मान। खा है निष्ठा श्रद्धा, खा में लिखिए श्रद्धा। गा है इंतहा अति, गा में लिखेंगे अति। ध्यान से देखिएगा वीडियो में और सब बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। नीट एंड क्लीन लिखना है और बहुत सही लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोग के लिखने में। घा है कर्मठ मीन्स कर्मशील, घा में लिखिए कर्मशील। ड़ा है निहित मीन्स समाहित, और चा है निष्काम, निष्काम मीन्स काम रहित, चा में लिखिए काम रहित। छा है आपका खुराफात मीन्स नटखटपन, छा में लिखिए नटखटपन। जा है व्यसन आदत, और झा है विप्रवर भ्रमण, झा में लिखना है भ्रमण। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपना वीडियो पार्ट 13 देखिए और चैप्टर नंबर 14 और 15 अपना कंप्लीट करिए। कॉपी में आप लोग को खाली क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही करनी है। तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे अपना चैप्टर 14 और 15 देखिए और वर्क को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 16 और 17 कवर करके आप लोग का एनुअल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जब तक सभी बच्चे अपना चैप्टर नंबर 14, 15 का वर्क अपनी कॉपी और बुक में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।